जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए जीके जीएस का ये पार्ट 4 वीडियो है। इसका पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम 50+ MCQ देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रखे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, सर जॉन शोर और लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लॉर्ड बेलेजली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है, इनमें से आपको सुमिलन करना है, इसको मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है उसको टिक आउट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए बारी बारी से और बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं दिया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न आपके सामने कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव था, मतलब किस दल के टिकट पर ये चुने गए थे? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल और साम्यवादी दल। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उदारवादी दल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारो का, खोंडों का और कोलियों का। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, गारो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तीनों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कपाली, के बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसमें से 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा अभिलेख है अशोक का जो कि खरोष्टी लिपि में है? तो यहाँ पर 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सहवाजगढ़, ही बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा कितना अभिलेख लिखा गया था? तो टोटल 14 अभिलेख स्थापित किया गया था, जिसमें कि 13वां जो अभिलेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल के सुदर्शन झील को मरम्मत इतिहास में दूसरी बार कराई, जो कि इसका पहली बार मरम्मत कौन कराया था? तो रुद्र दमन ने करवाई थी। इनमें से बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे स्कंद गुप्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। हुड़ों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो गुप्त साम्राज्य का पतन का कई कारण था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए भी था, बी भी था, सी भी था। ऑप्शन नंबर डी अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था, क्योंकि अरबों का आक्रमण कब किया गया था? तो 712 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और उससे पहले ही गुप्त साम्राज्य है जो कि ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सीमंत शंकर देव, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? सबद। ऑप्शन नंबर बी है अमरमूल, सी है साखी और डी है रामायणी। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं और बता रहे हैं अमर मूल्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 11वां बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया था। देखिए, बाबर के मरने के उपरांत हुमायूं था जो कि राजगद्दी संभाला था मुग़ल वंश का, लेकिन 1539 और 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के उपरांत इसको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। फिर जब शेर शाह सूरी का मृत्यु हो गया था और उसके जगह पर दूसरा सूरी वंश का आया था, तो उसी को हुमायूं ने हरा कर दोबारा राज सिंहासन पर बैठे थे। तो ये बताना है कि दोबारा किसको हराए थे। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं यानी सिकंदर शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि शेर शाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम तथा चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या थी। 16:1, 32:1, 48:1 और 64:1। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12 का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी 48:1, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी के पहाड़िया पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर, लक्षद्वीप द्वीप समूह। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है। ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं झेलम नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा नगदी फसल नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जूट भी नगदी फसल है, मूंगफली और गन्ना भी। ज्वार एक नगदी फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका आंसर कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर दिशा में बहते हुए आकर मिलती है गंगा नदी से। बताइए यहाँ पर उत्तर वाहिनी मतलब कि उत्तर दिशा में बहती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सोन नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सोन नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है, यानी गंगा नदी से दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, इसलिए इसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में और चीन सागर में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो बैरन द्वीप एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल के खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 4 पर्वत श्रृंखला है और बताना इनमें से कौन सा है पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में स्थित नहीं है। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं गोसाई थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। कामेत भी है, नंदा देवी और त्रिशूल, ये तीनों है जो कि भारत में स्थित है। 19वां प्रश्न है कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन और दाब। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी पृथ्वी का घूर्णन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। सौरमंडल से प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध सही है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है और सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सही है। छोटा ग्रह बुध है, सही है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। लेकिन जो सूर्य का चक्कर लगाता है सभी ग्रह, तो सबसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि सबसे मंदतम गति इसे कौन चक्कर लगाता है, तो मंगल, जो कि गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, और देखते हैं और दो ऑप्शन है, मांडव पहाड़िया और सतमाला पहाड़िया। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर मांडवा पहाड़िया है जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे न्यूनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्पत्ति के दृष्टि से सबसे न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी पटकोई श्रेणी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा एक संस्था नहीं है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि एक बैंक है। बाकी नाबार्ड, सिडबी और राज्य सरकारी बैंक एक संस्था है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि साख पत्र दिया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? साख पत्र किसको दिया जाता है? निर्यातकर्ता के द्वारा, आयातकर्ता के द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा और जहाजी कंपनियों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, यानी आयातकर्ता के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अति अल्पकालीन, यानी बहुत कम समय के लिए बाजार लगता हो, वह सबसे बेहतरीन है और सब्जी वाली फसल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2040, 2050, 2060 और 2070। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर टारगेट है 250। 2050 तक 70% जो आबादी है विश्व का, वो नगरों में सिमट जाएगी, यानी नगर में वह रहने लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्टूबर 2015 में अपना कारोबार शुरू किया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, यानी IDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। इनमें से बताइए कौन सा है जो कि तृतीय क्षेत्र में है? व्यापार और परिवहन, वित्त और स्थावर संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का ए और बी सही है, यानी व्यापार और परिवहन, वित्त और स्थावर संपदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी। यहाँ पर तृतीय क्षेत्र मतलब होता है कि सेवा क्षेत्र, तो इस प्रश्न का ए भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 और 1 दिसंबर 2010। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? उनतीसवां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं 1 अप्रैल 2010 को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, 33, 30। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? तो अनुच्छेद 233। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है,
कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और विधिक अधिकार है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ये कैसा अधिकार है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं विधिक अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न कि भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से कम 3/4 बहुमत से और संशोधित नहीं किया जा सकता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कम से कम 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 163, 164, 165, 166। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्ति मुख्यमंत्री की जाती है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं अनुच्छेद 164 बिल्कुल ही सही जवाब है। एक बार फिर से जान लेते प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो 164। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। यानी सरकारी आयोग, राज्य मन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये निम्नलिखित में से भारत में संघ और राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पर सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग है उससे संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो हाइड्रोजन बम है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। संलयन अभिक्रिया तो हाइड्रोजन बम में होता ही है, लेकिन ये भी याद रखिएगा अनियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति इनमें से कौन सा है। धारा मापी है, विभव मापी है, डायनेमो है, अब विद्युत मोटर है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इनमें से कौन सा युक्ति है जो कि आधारित है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं डायनेमो, बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनेमो क्या है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के रडार उपयोग में आते हैं। तीनों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रडार का उपयोग में आते हैं तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है। पेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, थ्रोम्बिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं थ्रोम्बिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि टेफ्लॉन क्या है। फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है और कीटनाशक है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टेफ्लॉन क्या है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं फ्लोरोकार्बन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंधन में होता है। यानी जो देखिए घरेलू विद्युत में जो हम तार को जोड़ते हैं वो किस श्रेणी में जोड़ते हैं, समानांतर श्रेणी में या श्रेणी क्रम में या श्रेणी और समानांतर दोनों में या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो घरेलू विद्युत को हम तारों को जोड़ते हैं उसको कौन सी श्रेणी में जोड़ते हैं, तो उसको हम समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 40वां प्रश्न का बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है नीला, काला, सफ़ेद और लाल।
बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जब अधिक ऊंचाई पर हम चल जाते हैं और वायुयान से हम आकाश को देखते हैं तो काला नज़र आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, मानव रक्त कोशिका और तंत्रिका कोशिका। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। 42वां प्रश्न का सही आंसर, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? यानी जो टीवी सेट को हम चलाते हैं तो जो रिमोट होता है उसमें किस प्रकार का तरंगे होता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं रेडियो तरंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें रेडियो तरंग होता है, जैसे ही उसमें किसी बटन को टिपते हैं तो रेडियो तरंग के माध्यम से उसको कंट्रोल करता है चैनल को। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब न्यूक्लियस के निकट होता है, जब सम संख्या वाले कक्षा में होता है, जब विषम संख्या वाले कक्षा में होता है, न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूर वाले कक्षा में होता है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूरी वाले कक्षा में होता है उस टाइम परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? यानी वो कौन सा विटामिन है जिसमें कि तत्व पाया जाता है और वो तत्व के रूप में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, B12 बता रहे हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल के द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा, संचायक सेल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बताए संचायक सेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा पीसो नहीं है? मैक्सिको, क्यूबा, गिनी बिसाऊ और जिबूती। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न देशों में से किस देश की मुद्रा पीसो नहीं है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं जिबूती, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी है मैक्सिको, क्यूबा और गिनी बिसाऊ, ये तीनों का मुद्रा का नाम क्या है? तो पीसो है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए। 5 नवंबर को, 10 नवंबर को, 5 दिसंबर और 10 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं 10 दिसंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन है? साइरस, जर्लिना, ध्रुव और कामिनी। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, कामिनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि रानी का बाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति से संबंधित है? कृष्ण, राम, शंकर और विष्णु। और एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि भारतीय नोटों में किस नोट पर रानी का बाव है? बताइए 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी विष्णु, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।